मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का 13 सितंबर दिन गुरुवार को निधन हो गया, जिससे लेफ्ट की सियासत को एक गहरा झटका लगा है। इसके साथ ही भारत में किसानों, आदिवासियों, भूमिहीनों और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। येचुरी को देश की राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले नेता के तौर पर भी याद किया जाएगा। पार्टी के पूर्व महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत की गठबंधन निर्माण वाली सियासत को आगे बढ़ाने का काम येचुरी ने ही किया था। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विकल्प गढ़ने के लिए 1989 से 2024 के बीच बने गठबंधनों में अहम रोल अदा करने के साथ साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी तैयार करने में उनकी भूमिका काफी अहम रही। येचुरी की राजनीति किस तरह आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने गठबंधन को आगे रखा और किस तरह के बदलाव वो लेकर आए, यहाँ इन्हीं मसलों पर हम बात कर लेते हैं। शुरुआत उनकी शुरुआती पढ़ाई और राजनीति से करते हैं। सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वेश्वर येचुरी था। येचुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में की और उसके बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली में पहले डीयू और उसके बाद जेएनयू से उच्च शिक्षा हासिल की। छात्र जीवन में ही अपनी सियासी पारी का आगाज कर दिया था उन्होंने। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार भी होना पड़ा, लेकिन छात्र नेता के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बनाने में वो कामयाब हो गए थे। लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के साथ शुरू हुआ येचुरी का सियासी सफर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पर जाकर खत्म हुआ। उन्होंने अपने 5 दशक के सियासी सफर में हमेशा वामपंथी विचारधारा को मजबूती से थामे रखा। समाजवाद, समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर वो सड़क से संसद तक संघर्ष करते रहे। सीताराम येचुरी इमरजेंसी के बाद जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष भी बने थे। इसके बाद एसएफआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1984 में येचुरी सीपीआईएम के केंद्रीय समिति के सदस्य बने। हरकिशन सुरजीत जब सीपीआईएम के महासचिव बने तो उसी समय 1992 में सीताराम येचुरी को पार्टी पोलित ब्यूरो में सदस्य बनाया गया। इसके बाद वो 2015 में सीपीआईएम के महासचिव बने और 12 साल तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। कम्युनिस्ट होते हुए भी सीताराम येचुरी की दोस्ती हर पार्टी के नेताओं से रही। इसके चलते उन्हें थोड़ा उदारवादी और बीच का रास्ता अपनाने वाला नेता भी माना गया। हरकिशन सुरजीत 1992 से 2005 तक सीपीआईएम के महासचिव थे। ये वही दौर था जब देश में गठबंधन की सियासत चल रही थी। हरकिशन सुरजीत ने अपने राजनीतिक कौशल से विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह को 1989 में कांग्रेस के विकल्प के रूप में तैयार किया। 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को लेफ्ट ने बाहर से समर्थन दिया था। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह कहते हैं कि बीजेपी को देश की सत्ता से बाहर रखने के लिए हरकिशन सिंह सुरजीत ने ही 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनवाने में मदद की थी। इसके बाद 2004 में बीजेपी को सत्ता में रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के गठन में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सुरजीत के साथ सीताराम येचुरी का भी रोल 1996 में संयुक्त मोर्चा के बनने में था। साथ ही 2004 में यूपीए गठबंधन और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बनने वाले इंडिया गठबंधन को तैयार करने में उनकी अहम भूमिका थी। सीताराम येचुरी साल 1996 में संयुक्त मोर्चा और 2004 में यूपीए सरकार के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने में शामिल थे। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने के लिए भी येचुरी ने पी चिदम्बरम के साथ सहयोग किया था। साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के गठन के दौरान गठबंधन निर्माण प्रयासों में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। सरकार बनने के बाद साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जिसमें येचुरी मुख्य भूमिका में थे। इंडिया गठबंधन को बनाने में भी उनकी भूमिका अहम रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था। बीजेपी के विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में सीताराम येचुरी की भूमिका काफी अहम रही थी। कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन की पटना की पहली बैठक से लेकर दिल्ली तक होने वाली सभी मीटिंग में सीताराम येचुरी शामिल रहे। येचुरी फ्रंट फुट के बजाय पर्दे के पीछे से रहकर काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। इंडिया गठबंधन के गठन में भी उन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका अदा की। येचुरी ने बीजेपी को चुनौती दे सकने वाली सभी राजनीतिक ताकतों को इंडिया गठबंधन के साझा मंच पर लाने का काम किया। इसके पीछे वजह यह रही कि येचुरी के सियासी संबंध अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ साथ हर पार्टी के नेताओं से रहे हैं। कांग्रेस से लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन जैसे नेताओं के साथ भी वो हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में इनके साथ आने का लाभ भी विपक्ष को मिला।
इंडिया गठबंधन के तहत विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने के चलते ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर नहीं छू पाई थी। ऐसे में सीताराम येचुरी को विपक्ष को एकजुट करने में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाएगा। सीताराम येचुरी ने भले ही अपनी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ शुरू की हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं के साथ उनके रिश्ते बेहतर रहे हैं। येचुरी ने कई मौकों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की वकालत की है ताकि भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील ताकतों को मजबूत किया जा सके। उन्होंने हमेशा से व्यापक गठबंधन की रणनीति पर जोर दिया ताकि सांप्रदायिक और दक्षिणपंथी ताकतों का मुकाबला किया जा सके। साल 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने यूपीए सरकार की अगुवाई की और उस दौरान जब भी कांग्रेस और वाम दलों के संबंधों में किसी गतिरोध की आशंका पैदा हुई, तब सोनिया गांधी ने सबसे पहले सीताराम येचुरी को ही याद किया। राहुल गांधी के साथ भी सीताराम येचुरी की बेहतरीन केमिस्ट्री रही है। राहुल गांधी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सीताराम येचुरी जी एक मित्र थे, हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले थे, भारत के विचार के वो रक्षक थे। मुझे उन लंबी चर्चाओं की याद हमेशा आएगी जो हम किया करते थे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी एक साथ कई मौकों पर साथ खड़े हुए भी नजर आए। जब पार्टी उनकी मुश्किल दौर में थी, उस वक्त येचुरी ने अपनी पार्टी को संभाला था। सीताराम येचुरी ने भारतीय वामपंथी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व के दौरान पार्टी को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। येचुरी को सीपीआई-एम का महासचिव ऐसे समय में बनाया गया जब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पर सत्ता पे काबिज हो गई थी। देश की सियासत तेजी से बदल रही थी। 2015 में सीताराम येचुरी सीपीआई-एम के महासचिव बने। ये वही दौर था कि पश्चिम बंगाल की सत्ता से लेफ्ट बाहर हो चुकी थी, बीजेपी अपना सियासी आधार बढ़ाने में जुटी थी। सीताराम येचुरी के नेतृत्व में सीपीआई-एम का प्रभाव पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सिकुड़ता जा रहा था। येचुरी के तमाम प्रयासों के बावजूद पार्टी अपने मजबूत गढ़ों में कमजोर होती चली गई। बंगाल के बाद त्रिपुरा की भी सत्ता उन्होंने गंवा दी। इसके कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना भी होना पड़ा कि वो पार्टी को दोबारा जीवित नहीं कर पाए। येचुरी की कुछ कमजोरियां भी थी जिनके कारण उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा और वामपंथी आंदोलन को भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने इन कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए अपनी विचारधारा को सशक्त बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कई बार इन चुनौतियों के सामने उन्हें रणनीतिक समायोजन करने की आवश्यकता भी पड़ी। सीताराम येचुरी 12 साल तक राज्यसभा में रहे। उन्हें सदन में गरीब मजदूरों की हक की आवाज को उठाने के साथ धर्मनिरपेक्षता के लिए मजबूती से खड़े नजर आए। ऐसे में उन्हें न केवल एक कुशल सांसद के तौर पर बल्कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के बीच फ्लोर पर समन्वय बनाने के लिए भी याद किया जाता है। ऐसे में जब उनका दूसरा राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ तो अलग अलग दलों के कई सांसदों ने एकजुट होकर चाहा कि उनकी पार्टी उन्हें फिर से नामित कर दे, लेकिन सीपीआई-एम उस पर राजी नहीं हुई। आज जब येचुरी ने इस दुनिया से विदा ली है, तब हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है। इस कहानी को लिखा है हमारे वरिष्ठ साथी कबूल अहमद ने। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।